हेलो गुलगुलो, बचपन की दुनिया में तुम्हारा एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो तुम लोग? आई होप कि तुम सब बहुत अच्छे से होगे। और अभी तक अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लोगे, ताकि इसी तरीके एनिमेटेड वीडियो तुम्हें इन फ्यूचर भी मिलता रहे। आज के चैप्टर में लेकर आया हूं मैं आपके लिए बहुत ही डिमांडेड चैप्टर, द लॉस्ट स्प्रिंग। ये जो चैप्टर है द लॉस्ट स्प्रिंग, ये बाल मजदूरी और गरीबी की कठोर वास्तविकता पर चर्चा करता है। ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट में हम साहब की कहानी पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में हम मुकेश की कहानी पढ़ेंगे। साहब की कहानी जो एक ढाका का लड़का है जो अब दिल्ली के पास एक सीमापुरी जगह में रहने लगा है और जिंदा रहने के लिए वो कचड़ा बीनता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से कि साहब की एक्चुअल कहानी क्या है। वहीं दूसरी तरफ मुकेश की कहानी है जो कि एक फिरोजाबाद का लड़का है जो कांच की चूड़ियों के उद्योग में इस तरीके से फंस गया है कि फिर उससे वहां से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन उसके एक सपना है, उसका सपना है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो क्या है पूरे के पूरे इस चैप्टर में, चलो डिटेल से डिस्कस करते हैं। तुम लगा लो कान में ईयरफोन ताकि किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। मैं मिलता हूं तुमसे वीडियो के लास्ट में। सबसे पहले हम साहेब की कहानी पढ़ेंगे। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो बहुत गरीब है और अपनी जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना कर रहा है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। साहेब ने कहा, कभी कभी कूड़े में मुझे 1 रुपया मिल जाता है। मैं बोला, तुम यह काम क्यों करते हो? साहेब, हर सुबह मेरे पड़ोस में कूड़ा फेंकने की जगह पर मिलता था। वह वहां या तो पैसे मांगता था या कूड़े में कुछ ढूंढता रहता था। साहेब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। वह ढाका में रहता था जहां हरे भरे खेत थे, लेकिन अब उसे अपने उस घर की कोई याद नहीं थी। उसकी मां ने उसे बताया कि ढाका में बड़े बड़े तूफान आते थे जो उनके खेतों और घरों को बहा ले जाते थे। इस वजह से उनके पास वहां रहने का कोई रास्ता नहीं बचा। मजबूरी में उन्होंने ढाका छोड़ दिया और पैसे कमाने के लिए इस बड़े शहर में आ गए जहां अब साहेब रहता है। साहेब ने मेरी तरफ देखे बिना धीरे से कहा, मेरे पास करने को इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की और कहा, साहेब, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने यह कहा, मुझे लगा कि मेरी बात कितनी बेकार है। साहेब ने जवाब दिया, मेरे आसपास कोई स्कूल नहीं है। जब कोई स्कूल बनेगा तब मैं जाऊंगा। मैंने हंसते हुए मजाक में कहा, अगर मैं एक स्कूल शुरू कर दूं तो क्या तुम आओगे? साहेब ने बड़ी खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं जरूर आऊंगा। कुछ दिन बाद साहेब दौड़ता हुआ मेरे पास आया और उत्साह से पूछने लगा, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? मैंने तो यह बात बस मजाक में कही थी। मेरा स्कूल शुरू करने का कोई इरादा नहीं था। मुझे अपनी बात पर बहुत शर्मिंदगी हुई। मैंने कहा, साहेब, स्कूल बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन मेरे जैसे खोखले वादे साहेब की जिंदगी में पहले से ही बहुत थे। उसकी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं थी। कई महीनों तक उसे जानने के बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा। उसने गर्व से कहा, मेरा नाम साहेब आलम है। उसे अपने नाम का मतलब नहीं पता था। इसका मतलब होता है दुनिया का मालिक। अगर उसे यह मतलब पता चल जाए तो शायद उसे अपने नाम पर यकीन ही न हो। अपने नाम के मतलब से अनजान साहेब अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता रहता था। उसके दोस्त भी नंगे पैर थे। वे सुबह सुबह पक्षियों की तरह दिखते थे, लेकिन दोपहर होते होते गायब हो जाते थे। मैं कई महीनों से उनसे मिलती थी, इसलिए अब मैं उनमें से हर एक को पहचानने लगी थी। मैंने एक दिन साहेब के एक दोस्त से पूछा, तुमने चप्पलें क्यों नहीं पहनी हैं? उसने सीधे सीधे जवाब दिया, मेरी माँ ने उन्हें ताक से नीचे नहीं उतारा। एक दूसरे लड़के ने, जिसने बेमेल जूते पहने थे, कहा, अगर वह उतार भी दे तो उन्हें फेंक देगी। मैंने उसके बेमेल जूतों के बारे में कुछ कहा तो वह अपने पैरों को इधर उधर घसीटने लगा और चुप हो गया। तीसरे लड़के ने, जिसके पास जिंदगी में कभी जूते नहीं थे, कहा, मुझे जूते चाहिए। मैंने देश के कई शहरों और गांवों में बच्चों को नंगे पैर घूमते देखा है। यह सिर्फ पैसे की कमी की वजह से नहीं है। उनके लिए नंगे पैर रहना एक परंपरा बन गया है। वे इसे सही ठहराने के लिए कहते हैं कि यह उनकी आदत है।
लेकिन मैं सोचती हूँ कि क्या यह उनकी गरीबी को छिपाने का एक बहाना नहीं है। मुझे एक पुरानी कहानी याद आई जो उडुपी के एक आदमी ने मुझे सुनाई थी। जब वह छोटा था तो स्कूल जाते समय एक पुराने मंदिर के पास से गुजरता था। उस मंदिर में उसके पिता पुजारी थे। वह मंदिर में रुकता और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। 30 साल बाद जब मैं उस कस्बे और मंदिर में गई तो वह जगह उजड़ चुकी थी। मंदिर के पीछे जहां नया पुजारी रहता था, लाल और सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां रखी थीं। एक छोटा लड़का स्लेटी रंग की स्कूल की वर्दी, मोजे और जूते पहने हांफता हुआ आया और अपना बस्ता एक फोल्डिंग पलंग पर पटक दिया। उस लड़के को देखकर मुझे उस पुरानी प्रार्थना की याद आई जो एक लड़के ने तब की थी जब उसे आखिरकार जूते मिल गए थे। उसने कहा था, मैं इन्हें कभी न खो। उसकी प्रार्थना सुन ली गई थी। अब पुजारी के बेटे जैसे छोटे लड़के जूते पहनने लगे थे। लेकिन मेरे पड़ोस में साहेब जैसे कूड़ा बीनने वाले कई लड़के अभी भी नंगे पैर ही थे। साहेब जैसे नंगे पैर कूड़ा बीनने वाले बच्चों से मिलने के बाद मैं सीमापुरी गई। यह जगह दिल्ली की सीमा पर है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह दिल्ली से बहुत दूर है। यहाँ रहने वाले लोग 1971 में बांग्लादेश से आए थे। वे गैरकानूनी तरीके से यहाँ रहते हैं। साहेब का परिवार भी उनमें से एक है। उस समय सीमापुरी एक बंजर इलाका था। आज भी यह वैसा ही है, लेकिन अब यह खाली नहीं है। यहाँ टिन और तिरपाल से बने कच्चे घर हैं, जहाँ न तो नालियाँ हैं और न ही पानी की सप्लाई। इन घरों में करीब 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। वे पिछले 30 सालों से बिना किसी पहचान या परमिट के यहाँ रह रहे हैं। लेकिन उनके पास राशन कार्ड है, जिससे उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है और वे अनाज खरीद सकते हैं। उनके लिए पहचान से ज्यादा जरूरी खाना है। मैंने कुछ औरतों से पूछा जो फटी हुई साड़ियां पहने थीं, आपने अपने हरे भरे खेतों और नदियों वाले खूबसूरत देश को क्यों छोड़ दिया? उन्होंने जवाब दिया, अगर हम दिन के अंत में अपने परिवार को खाना दे सकें और बिना पेट दर्द के सो सकें, तो हम उन खेतों से यहाँ रहना ज्यादा पसंद करते हैं जिन्होंने हमें अनाज नहीं दिया। जहाँ भी उन्हें खाना मिलता है वे वहीं अपने तंबू गाड़ लेते हैं। ये तंबू उनके अस्थायी घर बन जाते हैं। उनके बच्चे इन्हीं तंबुओं में बड़े होते हैं। सीमापुरी में जीवित रहने का मतलब है कूड़ा बीनना। सालों से यह काम उनके लिए एक कला बन गया है। कूड़ा उनके लिए सोने की तरह है। यह उनकी रोजी रोटी है। उनके सिर पर छत है, भले ही वह छत टपकती हो, लेकिन बच्चों के लिए यह कूड़ा उससे भी ज्यादा है। साहेब ने कहा, कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है और कभी कभी तो 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। उसकी आंखें चमकने लगीं। जब कूड़े में एक चांदी का सिक्का मिल सकता है तो आप ढूंढना बंद नहीं करते, क्योंकि और ज्यादा पाने की उम्मीद रहती है। बच्चों के लिए कूड़े का मतलब उनके माता पिता से अलग है। बच्चों के लिए यह आश्चर्य से भरा होता है, जबकि बड़ों के लिए यह जीवित रहने का साधन है। सर्दी की एक सुबह मैंने साहेब को पास के एक क्लब के बाड़ लगे दरवाजे के पास खड़े देखा। वह वहां से 2 युवकों को जो सफेद कपड़े पहने टेनिस खेल रहे थे बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने कहा, मुझे यह खेल बहुत पसंद है। वह बाड़ के पीछे से खड़ा होकर देखने में ही खुश था। उसने बताया, जब आसपास कोई नहीं होता तो मैं अंदर चला जाता हूँ। वहां का चौकीदार मुझे झूले पर झूलने देता है। साहेब ने टेनिस खेलने वाले जूते पहन रखे थे जो उसकी पुरानी फीकी शर्ट और शॉर्ट्स पर अजीब लग रहे थे। उसने बताया, किसी ने मुझे ये जूते दिए थे। ये जूते किसी अमीर लड़के के फेंके हुए थे, जिसमें शायद एक छेद था, जिसकी वजह से उसने इन्हें पहनने से मना कर दिया था। लेकिन साहेब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। किसी ऐसे बच्चे के लिए जो हमेशा नंगे पैर रहा हो, छेद वाले जूते भी एक सपने के सच होने जैसा था। लेकिन वह खेल जिसे वह इतने ध्यान से देख रहा था उसकी पहुंच से बहुत दूर था। एक दिन सुबह मैंने साहेब को दूध की दुकान पर जाते देखा। उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर था। उसने दूर की ओर इशारा करते हुए कहा,
मैं इस सड़क पर आगे एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। मुझे 800 रुपए और दिन भर का खाना मिलता है। मैंने पूछा, क्या तुम्हें यह काम पसंद है? मैंने देखा कि उसके चेहरे की बेफिक्री और आज़ादी का भाव गायब हो गया। स्टील का कनस्तर उस प्लास्टिक के थैले से कहीं ज्यादा भारी लग रहा था, जिसे वह पहले अपने कंधे पर बड़े आराम से ले जाया करता था। वह थैला उसका अपना था, लेकिन यह कनस्तर उस चाय की दुकान के मालिक का था। साहेब अब अपना मालिक नहीं रहा। अब हम दूसरे लड़के यानी मुकेश की कहानी शुरू करते हैं। मुकेश भी एक गरीब परिवार से है, लेकिन उसके सपने बड़े हैं। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मुकेश ने कहा, मैं कार चलाना चाहता हूं। वह अपनी आज़ादी को बनाए रखना चाहता था। उसने गर्व से घोषणा की, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। मैंने उससे पूछा, क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैं कार चलाना सीख लूंगा। उसका सपना उसके कस्बे फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों में एक मरीचिका की तरह लगता था। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए मशहूर है। यहाँ हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने के काम में लगा है। यह भारत में कांच की चूड़ियां बनाने का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ के परिवार कई पीढ़ियों से भट्टियों के पास काम करते हैं, कांच तोड़ते हैं और देश की हर औरत के लिए चूड़ियां बनाते हैं। मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। उन्हें नहीं पता कि बच्चों का ऐसी अंधेरी हवा और रोशनी से रहित कोठरियों में ऊंचे तापमान वाली कांच की भट्टियों पर काम करना गैरकानूनी है। अगर कानून लागू हो जाए तो मुकेश जैसे 20,000 बच्चों को इन गर्म भट्टियों से दूर कर दिया जाएगा। ये बच्चे दिन भर मेहनत करते हैं और अक्सर अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। जब मुकेश ने मुझे अपने घर ले जाने की पेशकश की तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने गर्व से कहा, मेरा घर फिर से बनाया जा रहा है। हम कूड़े से भरी बदबूदार गलियों से गुजरे, जहां टूटी दीवारों, डगमगाते दरवाजों और बिना खिड़कियों वाले गंदे घर थे। इन घरों में इंसान और जानवर एक साथ पुराने जमाने की तरह रहते थे। मुकेश एक ऐसे ही घर के दरवाजे पर रुका। उसने लोहे के डगमगाते दरवाजे को जोर से लात मारी और उसे खोल दिया। हम एक अधबनी झोपड़ी में दाखिल हुए। उसकी सूखी घास की छत वाले एक हिस्से में एक चूल्हा था, जिस पर एक बड़ा बर्तन रखा था। उसमें पालक की पत्तियां उबल रही थीं। जमीन पर एल्यूमिनियम की थालियों में कटी हुई सब्जियां रखी थीं। एक कमजोर सी युवती पूरे परिवार के लिए शाम का खाना बना रही थी। धुएं से उसकी आंखें भरी हुई थीं, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। उम्र में वह उससे ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन घर की बहू होने के नाते उसे सम्मान मिलने लगा था। उस पर पहले से ही 3 लोगों, उसके पति मुकेश और उनके पिता, की जिम्मेदारी थी। जब एक बूढ़ा आदमी अंदर आया, वह धीरे से टूटी दीवार के पीछे चली गई और अपना घूंघट चेहरे पर खींच लिया। यहाँ रिवाज था कि बहुओं को बुजुर्ग पुरुषों के सामने घूंघट करना पड़ता है। वह बूढ़ा आदमी एक बहुत गरीब चूड़ी बनाने वाला था। पहले वह दर्जी था, फिर चूड़ी बनाने वाला बना। लेकिन सालों की मेहनत के बावजूद वह अपने घर को ठीक नहीं करवा सका और न ही अपने दोनों बेटों को स्कूल भेज पाया। उसने उन्हें वही सिखाया जो वह जानता था, चूड़ी बनाने की कला। मुकेश की दादी ने कहा, यह इसका कर्म है, इसका भाग्य है। उसने अपने पति को चूड़ियों की कांच की पॉलिश की धूल से अंधा होते देखा था। उसने कहा, क्या भगवान की दी हुई परंपरा को तोड़ा जा सकता है? उसका मतलब था कि चूड़ी बनाने वाली जाति में पैदा होने के कारण उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ और नहीं देखा। घर में, आंगन में, हर गली में, हर जगह चूड़ियां ही चूड़ियां थीं। चूड़ियां सुनहरी, हरी, नीली, बैंगनी, गुलाबी, इंद्रधनुष के 7 रंगों में बनी थीं। वे आंगनों में ढेरों में पड़ी रहती थीं। युवा लोग इन्हें हथगाड़ियों पर लादकर तंग गलियों से ले जाते थे। अंधेरी झोपड़ियों में, टिमटिमाते तेल के दियों की रोशनी में, लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ बैठकर रंगीन कांच के टुकड़ों को चूड़ियों में जोड़ते थे। उनकी आंखें अंधेरे में ज्यादा अभ्यस्त हो गई थीं। इसीलिए बड़े होने से पहले ही वे अपनी आंखों की रोशनी खो देते थे। एक छोटी लड़की, सविता, गुलाबी पोशाक पहने एक बूढ़ी औरत के पास बैठकर कांच के टुकड़ों को जोड़ रही थी। उसके हाथ मशीन की तरह चल रहे थे।
मैंने सोचा क्या वह उन चूड़ियों के मतलब को समझती है जिन्हें वह बना रही है। ये चूड़ियां भारतीय औरत के सुहाग का प्रतीक हैं। एक दिन उसे यह समझ में आ जाएगा जब उसका सिर लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा, उसके हाथों में मेहंदी लगाई जाएगी और लाल चूड़ियां उसकी कलाइयों में पहना दी जाएंगी। तब वह एक दुल्हन बन जाएगी। उसके बगल में बैठी बूढ़ी औरत भी कई साल पहले दुल्हन बनी थी। आज भी उसकी कलाइयों में चूड़ियां थीं, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। उसने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भरपेट खाना नहीं खाया। उसकी आवाज में कोई खुशी नहीं थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी पेट भर खाना नहीं खाया था। उसका पति, जिसकी लंबी दाढ़ी थी, बोला, मैं चूड़ियों के सिवा कुछ नहीं जानता। मैंने अपने परिवार के लिए बस एक मकान बना पाया। उसकी बात सुनकर कोई भी सोचेगा कि उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया, जो कई लोग अपनी जिंदगी में नहीं कर पाते। उसके सिर पर एक छत तो है, लेकिन चूड़ी बनाने का काम करने के अलावा कुछ और करने के लिए पैसे न होने और खाने के लिए भी पर्याप्त न होने का दर्द हर घर में था। युवा लोग अपने बुजुर्गों के दर्द को ही दोहराते थे। ऐसा लगता था कि फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ भी नहीं बदला। सालों की मेहनत ने उनकी सोचने और सपने देखने की ताकत को खत्म कर दिया था। मैंने कुछ युवाओं से पूछा, आप अपनी एक सहकारी समिति क्यों नहीं बनाते? वे उन मध्यस्थों के जाल में फंस गए थे जिन्होंने उनके पिता और दादा परदादा को भी फंसाया था। उन्होंने कहा, अगर हम संगठित हो भी जाएं, तो पुलिस हमें किसी गैरकानूनी काम के इल्जाम में कोर्ट में ले जाएगी, हमें मारेगी और जेल में डाल देगी। उनके पास कोई नेता नहीं था जो उन्हें नया रास्ता दिखा सके। उनके पिता भी उतने ही थके हुए थे जितने वे खुद थे। वे एक चक्र की तरह बात करते थे, गरीबी से उदासीनता, उदासीनता से लालच और लालच से अन्याय तक। उनकी बात सुनकर मुझे दो अलग अलग दुनिया दिखाई दी। एक तरफ गरीबी के जाल में फंसा परिवार था जो अपनी जाति के बोझ से दबा हुआ था। दूसरी तरफ साहूकारों, मध्यस्थों, पुलिस, कानून लागू करने वालों, नौकरशाहों और नेताओं का जाल था। इन दोनों ने मिलकर बच्चे पर ऐसा बोझ डाल दिया था जिसे वह उतार नहीं सकता था। उसे एहसास होने से पहले ही वह इसे स्वीकार कर लेता था, जैसे उसके पिता ने किया था। कुछ अलग करने का मतलब था चुनौती देना, और चुनौती देना उसकी परवरिश का हिस्सा नहीं था। लेकिन जब मुझे मुकेश में इसकी झलक दिखी तो मुझे खुशी हुई। मुकेश ने दोहराया, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं। वह एक गैरेज में जाएगा और सीखेगा। लेकिन गैरेज उसके घर से बहुत दूर था। उसने जोर देकर कहा, मैं पैदल जाऊंगा। मैंने पूछा, क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का सपना भी देखते हो? वह अचानक चुप हो गया। उसने जमीन की ओर देखते हुए कहा, नहीं। उसकी आवाज में शर्मिंदगी थी। वह उन कारों के सपने देखने में खुश था जिन्हें वह अपने कस्बे की गलियों में तेजी से दौड़ते देखता था। फिरोजाबाद के ऊपर से हवाई जहाज मुश्किल से ही कभी उड़ते थे। देन आई होप कि तुम्हें यह वीडियो भी एकदम डिटेल फॉर्म में समझ में आया होगा कि क्या थी मुकेश और साहब की कहानी। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट किस चैप्टर के ऊपर तुम एनिमेटेड वीडियो देखना चाहते हो ये तुम हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। बाकी मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ओके, टाटा, बाय बाय।